विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसके अंतर्गत हमने उत्तर भारत के पूर्व मध्यकालीन राजवंश के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें आज हमने पढ़ना है त्रिपुरी के कलचुरी चेदी वंश के बारे में। त्रिपुरी के कलचुरी चेदी वंश के बारे में पहले बता दूं, त्रिपुरी जो है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के आसपास वाला क्षेत्र है, और ये त्रिपुरी हम मॉडर्न में भी पढ़ते हैं। त्रिपुरी अधिवेशन 1939, जिसमें सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अधिवेशन में जो अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, उसमें सुभाष चंद्र बोस गांधी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करते हैं। गांधी कहते हैं पट्टाभी की हार मेरी हार, है ना। बाद में फिर सुभाष चंद्र बोस को त्यागपत्र देना पड़ता है अध्यक्ष पद से, और उनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें की अजात शत्रु भी कहा जाता है, वो अध्यक्ष बनते हैं। इतना समझ में आ गया। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं सुभाष चंद्र बोस। वही उसी त्रिपुरी के बारे में बता रहा हूं मैं। त्रिपुरी में कभी कलचुरी चेदी वंश ने शासन किया था। तो चेदी का उल्लेख जो है सर्वप्रथम ऋग्वेद से प्राप्त होता है, जहां पर चेदी नरेश का नाम कशु बताया गया है। चेदी नरेश का नाम क्या है? कशु है। महाभारत में चेदी राज को वसु के रूप में उल्लेख किया गया है। महाभारत काल में चेदी के शासक शिशुपाल का भी उल्लेख है। तो शिशुपाल जो था वो कहाँ का राजा था? चेदी नरेश था। चेदी नरेश शिशुपाल, जिसका वध भगवान कृष्ण ने किया था। ये वही है शायद जिसको 100 गालियां देने की छूट थी। जैसे 100 पूरी हुई तो सुदर्शन चक्र से गर्दन काट दी गई है। शिशुपाल वही है ना। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में उल्लिखित 16 महाजनपदों में चेदी महाजनपद का उल्लेख मिलता है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित था। कहा? तो जब हम 16 महाजनपद पढ़ा था हमने, तो वहां पर चेदी का नाम आया था। तो चेदी की राजधानी कहां थी? सुक्तिमती, सोत्थिमती, सुक्तिमती, चेक कीजिए। हाँ, सुक्तिमती थी। 16 महाजनपदों में जब हमने चेदी महाजनपद पढ़ा था तो उसकी राजधानी कहाँ थी? सुक्तिमती थी। लेकिन आधुनिक समय में अगर हम चेदी को ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेगा? बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलेगा। राजधानी सुक्तिमती थी। कालांतर में संभवतः कलिंग में भी चेदी वंश की शाखा स्थापित हुई। चेदी प्रदेश की पहचान बुंदेलखंड के दक्षिणी भाग और जबलपुर के उत्तरी भाग के रूप में की जाती है। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट जो है उसका उत्तरी भाग। कालांतर में इस क्षेत्र पर कलचुरियों ने शासन किया, जिनकी राजधानी त्रिपुरी यानी जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के पास थी। इसे डाहल प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। डाहल प्रदेश किसे कहा जाता है? आंसर त्रिपुरी को। किसको? गुप्तोत्तर काल में कलचुरी वंश की कई शाखाएं मिलती हैं। कलचुरियों की प्राचीनतम शाखा 6ठी शताब्दी में माहिष्मती में थी। कहां पर? माहिष्मती। सुना होगा आपने, बाहुबली, माहिष्मती, जय माहिष्मती, है ना। जिसका संस्थापक कौन था? कृष्णराज था। 6वीं शताब्दी में माहिष्मती में जो संस्थापक था वो कौन था? कृष्णराज। इसी शाखा का शासक बुद्धराज जो था वो हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय का समकालीन था। पुलकेशन द्वितीय के सैन्य अभियानों के कारण कलचुरी यहां से उत्तर की ओर विस्थापित हुए, लेकिन यहां भी प्रतिहारों के दबाव के कारण उन्हें बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र की ओर जाना पड़ा। परंतु प्रतिहारों ने यहां पर भी उनसे कालिंजर का दुर्ग छीन लिया। तत्पश्चात कलचुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया जिले में 9वीं शताब्दी में अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल हुए। यहाँ की कलचुरी शाखा का संस्थापक राजपुत्र था। इस शाखा के कलचुरी प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करते थे। तो यानी ये वाली जो शाखा है वो कलचुरी किसके सामंत थे? आंसर प्रतिहारों के सामंत थे। यानी प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, उनके सामंत हो गए एक प्रकार से। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के पश्चात इस शाखा के सोड़देव ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। संभवतः इस शाखा का वह एकमात्र स्वतंत्र शासक था। गहड़वालों के उत्थान ने यहाँ की कलचुरी शाखा का अंत कर दिया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होगा ये वाला त्रिपुरी के कलचुरी चेदी संबंध, क्योंकि बहुत पुराने हैं चेदी और बहुत लंबे समय तक पढ़ना है हमने इनको। तो ये कई जगह पर क्या होंगे? कंफ्यूजन पैदा करेंगे। कम से कम 8-10 रीडिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी समझ में आएगा। ठीक है। अब है त्रिपुरी के कलचुरी वंश। तो इसका जो पहला राजा है वो कौन है? कोक्कल प्रथम है। जब आपसे ऐसा पूछेगा वो 845 से 878 ईस्वी के आसपास त्रिपुरी के कलचुरी वंश का पहला राजा कौन था? तो कोक्कल प्रथम था। कौन था? कोक्कल्स भी कहा जाता कहीं कहीं पर इसको। वैसे कोक्कल है पर कोक्कल्स प्रथम था। 845 से 878 ईस्वी तक इसने शासन किया। कोक्कल ने चंदेल राजकुमारी नट्टा देवी से अपना विवाह किया और राष्ट्रकूट वंशीय
कृष्ण द्वितीय के साथ अपनी पुत्री का विवाह करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। इसने अरबों को पराजित किया। इसको अरबों को पराजित किया था। यह एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में सफल रहा था। कोक्कल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र शंकरगण, जो कि 878 से 888 ईस्वी तक शासन करता है। इसने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय की पूर्वी चालुक्य यानी वेंगी शासक विजयादित्य के विरुद्ध सहायता की थी। पूर्वी चालुक्य बोलते हैं, वेंगी वाले जो पूर्वी चालुक्य हैं वो शासक विजयादित्य के विरुद्ध सहायता की थी, परंतु विजयादित्य ने इसे परास्त करके कलचुरी राज्य को क्षति पहुंचाई। कोक्कल के 18 पुत्र थे, जिनमें शंकरगण ज्येष्ठ था। शंकरगण क्या था? ज्येष्ठ था। कलचुरी वंश का अगला प्रमुख शासक युवराज प्रथम हुआ। इसने बंगाल के पाल और कलिंग के गंग शासकों को पराजित किया। ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगर पाल शासकों को और गंगों को यानी उड़ीसा के गंगों को अगर पराजित कर रहा है कोई शासक, इसका मतलब शक्तिशाली है। तो युवराज प्रथम ने बंगाल के पाल और कलिंग के गंग शासकों को पराजित किया, परंतु इसे चंदेल शासक यशोवर्मन और राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय से पराजित होना पड़ा। कुछ काल तक इसके राज्य पर राष्ट्रकूटों का अधिकार हो गया, परंतु शीघ्र ही इसने पुनः अपने राज्य पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल और महिपाल के राज दरबार में निवास करने वाला राजशेखर कुछ समय तक युवराज प्रथम के दरबार में भी निवास करता था और यहीं रहकर उसने काव्य मीमांसा और विदशाल भंजिका की रचना की। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन बना। दरअसल क्योंकि अधिकतर बच्चे ये जानते हैं कि राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल और महिपाल के राज दरबार को सुशोभित करता था, लेकिन यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि राजशेखर ने काव्य मीमांसा और विदशाल भंजिका की रचना किसके दरबार में की? तो आंसर होता है क्या? युवराज प्रथम के दरबार में। यानी त्रिपुरी के कलचुरी चेदी राजा युवराज के दरबार में बैठकर युवराज प्रथम के दरबार में रहते हुए उसने विदशाल भंजिका और काव्य मीमांसा की रचना की। किसने? राजशेखर ने। क्लियर हो गया? तो यूपीएससी ऐसे फंसाती है कई बार। युवराज के काल में ही भेड़ाघाट जबलपुर के 64 योगिनी मंदिर का निर्माण हुआ था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आर्ट एंड आर्किटेक्चर जब आप पढ़ रहे होते हैं तो 64 योगिनी का मंदिर पढ़ना पड़ता है स्पेशल। ये कहां पर है? भेड़ाघाट जबलपुर। भेड़ाघाट जबलपुर है ना। तो नर्मदा नदी का वो प्रपात पढ़ा होगा आपने, धुआंधार जलप्रपात, ये सब अगल बगल ही मिलते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस पर है? आंसर नर्मदा नदी पर। भेड़ाघाट जलप्रपात कहां पर है? आंसर जबलपुर में। किस पर है? नर्मदा नदी पर है। किस पर? नर्मदा नदी नहीं बोलते हैं, नर्मदा जी बोलते हैं। बड़ा सम्मान दिया था नर्मदा जी को। ठीक है। अगला, युवराज के पश्चात लक्ष्मण राज शासक बना। इसने उड़ीसा पर आक्रमण किया और वहां से रत्न और स्वर्ण जड़ित कालिया नाग की मूर्ति को प्राप्त किया। रत्न और स्वर्ण जड़ित कालिया नाग की मूर्ति को प्राप्त किया। इससे उसने सोमनाथ में पूजा की। वहां पर सोमनाथ में पूजा की। लक्ष्मण राज ने गुर्जर देश और लाट प्रदेश पर सफल अभियान किया। लाट प्रदेश पर राष्ट्रकूटों के सामंत शिलाहार वंश के शासक शिलाहार वंशी राजा शासन कर रहे थे। कौन? शिलाहार डायनेस्टी। किसके सामंत थे? राष्ट्रकूटों के सामंत थे। किसके? राष्ट्रकूटों के। लक्ष्मण राज के पश्चात शंकरगण तृतीय तथा युवराज द्वितीय शासक हुए। युवराज द्वितीय ने चेदिंद्र चंद्र, युवराज द्वितीय को चेदिंद्र चंद्र कहा गया है। क्या कहा गया है? चेदिंद्र चंद्र कहा गया है। उसके बाद आता है गांगेय देव विक्रमादित्य 1019 से लेकर 1041 के बीच में। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ। यानी त्रिपुरी के कलचुरी चेदी वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? आंसर गांगेय देव विक्रमादित्य इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ। प्रारंभ में वह चंदेल शासक विद्याधर की अधीनता स्वीकार करता था। विद्याधर के निधन के पश्चात उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उसने अंग, उत्कल, काशी और प्रयाग को जीता। काशी उसने पालों से प्राप्त की थी और कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश की के मुसलमानों को भी पराजित किया उसने। इन्हीं विजयों के उपरांत गांगेय देव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो 14 विक्रमादित्य हुए इतिहास में, एक विक्रमादित्य ये भी है। कौन? गांगेय देव विक्रमादित्य। एक बहुत आगे चलकर पढ़ेंगे आप, हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो किसके साथ लड़ेगा? अकबर के साथ। वो भी विक्रमादित्य है और शायद वो 14वें नंबर का विक्रमादित्य है। उसके बाद मेन जो 14 विक्रमादित्य हैं वो यही हुए, है ना।
एक विक्रमादित्य आपने मालवा संवत वाला 57 बीसी में, 57-58 बीसी में मालवा का राजा विक्रमादित्य भी पढ़ा आपने, है ना। चलो जी, तो गांगेय देव कलचुरी वंश का एकमात्र शासक था जिसने स्वर्ण चांदी आदि के सिक्के जारी किए थे। राजपूत राजाओं में सबसे पहले गांगेय देव ने ही स्वर्ण सिक्का जारी किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजपूत राजाओं में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? आंसर गांगेय देव विक्रमादित्य, त्रिपुरी का कलचुरी चेदी वंश का शासक। इसी प्रकार मतलब इसने लक्ष्मी प्रकार का स्वर्ण सिक्का जारी किया था। लक्ष्मी प्रकार का स्वर्ण सिक्का जारी किया था जिस पर बैठी हुई लक्ष्मी की आकृति अंकित है। कालांतर में चंदेलों, गहड़वालों और तोमर वंशीय शासकों ने भी उनकी अनुकृति करके उक्त प्रकार के सिक्के जारी किए थे। गांगेय देव विक्रमादित्य ने प्रयाग के संगम तट पर अपनी 100 रानियों के साथ प्राणों का अंत किया। यानी खुद तो क्या जल समाधि ली, साथ में 100 रानियों की भी जल समाधि करवा दी। किसने? गांगेय देव विक्रमादित्य। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पुराने समय में प्रयागराज में प्राणांत करना अच्छा माना जाता था, है ना। हालांकि अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्राइम है एक प्रकार से। क्या जल समाधि, आप जीवित रहते हुए, है ना, आत्महत्या जैसा ही माना जाएगा उसको। चलो जी, गांगेय देव के पश्चात कर्णदेव या लक्ष्मी कर्ण 1071 से 1070 ये राजा बना जो अपने वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। मालवा के परमार नरेश भोज के विरुद्ध सोलंकी शासक भीम और कर्णदेव ने जो संघ बनाया था उस संघ का नेतृत्व कर्णदेव ने ही किया था। किसने? कर्णदेव या लक्ष्मी कर्ण भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कर्ण ने कलिंग की भी विजय की थी और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। इसने चंदेल शासक देववर्मन को पराजित करके उसके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, परंतु कर्ण अपनी अजेयता बरकरार नहीं रख सका। उसे चंदेल नरेश कीर्तिवर्मन, सोलंकी शासक भीम, चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम ने अनेक युद्धों में पराजित किया था। कर्णदेव शैव मतानुयायी था। उसने वाराणसी में कर्ण मेरु मंदिर बनवाया और त्रिपुरी के निकट कर्णावती नामक नगर बसाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाराणसी का कर्ण मेरु मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? आंसर त्रिपुरी के कलचुरी चेदी वंशी शासक कर्णदेव या लक्ष्मी कर्ण के द्वारा। ठीक है भाई। और त्रिपुरी के निकट कर्णावती नामक नगर किसने बसाया? तो कर्णावती नामक नगर भी कर्णदेव या लक्ष्मी कर्ण 1041 से लेकर 1070 ईस्वी। कर्णदेव के पश्चात कलचुरियों की स्थिति डामाडोल हो गई। यशकर्ण, गयाकर्ण, नरसिंह, जयसिंह, विजय सिंह ये आदि राजा हुए, परंतु कलचुरी साम्राज्य के पतन को नहीं रोक सके। कलचुरी वंश का अंतिम शासक विजय सिंह था जिसे चंदेल शासक त्रैलोक्य वर्मन ने परास्त करके त्रिपुरी पर अधिकार कर लिया था। तो बाद में चंदेलों का अधिकार हो गया था। और चंदेल शासक कौन था? त्रैलोक्य वर्मन, जिसने किसको? विजय सिंह को परास्त किया और त्रिपुरी पर अधिकार कर लिया। इतना समझ में आ गया। अगले लेक्चर में कराऊंगा मैं अब गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चालुक्य एंड सोलंकी डायनेस्टी।